बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है साइनैप्स के साइनैप्स क्या होता है। तो साइनैप्स को समझने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि हम लोगों ने नर्वस कोऑर्डिनेशन सिस्टम की बात जब हम करते हैं, या पहले लेक्चर में मैंने नर्वस कोऑर्डिनेशन सिस्टम एक्सप्लेन भी किया है। नर्वस कोऑर्डिनेशन का मतलब ये होता है कि वो हमारा कोऑर्डिनेशन सिस्टम जो कि ब्रेन के ज़रिए से पूरी बॉडी के अंदर कंट्रोल किया जा रहा होता है। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन में 3 जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं वो हैं, सबसे पहले रिसेप्टर्स के कोई भी अगर इम्पल्स आ रही है तो उसको रिसीव करने के लिए जो सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको हम कहते हैं रिसेप्टर्स, जो कि मोस्टली सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। उसके बाद आते हैं न्यूरॉन्स, जो कि उस मैसेज को ट्रैवल करवाते हैं टू द इफ़ेक्टर्स, मतलब जो हमारे इफ़ेक्टर्स होते हैं वहाँ तक लेके जा रहे होते हैं। और इफ़ेक्टर्स होते हैं मोस्टली जितने भी हमारी बॉडी के अंदर मसल्स या ग्लैंड्स हैं। तो वो जो इम्पल्स होती है, जो कि बॉडी रिसीव कर रही होती है किसी भी न्यूरॉन के थ्रू, वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर किस तरह से ट्रांसफ़र होती है, जो पाथवे या फिर जो मेथड यूज़ किया जाता है वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन कनेक्शन, उस पाथवे को, उस चीज़ को हम कहते हैं साइनैप्स, कि वो किस तरह से है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक चीज़ एक पर्सन के पास है तो वो दूसरे पर्सन तक कैसे ट्रैवल करेगी, हमने ये मेथड देखते हैं। तो इसी तरह से जब हम बॉडी के अंदर नर्वस कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि एक न्यूरॉन से जो दूसरे न्यूरॉन तक मैसेज का डिलीवर होना है, वो जिसके थ्रू होगा उस चीज़ को हम कहते हैं साइनैप्स। अब इसको डिटेल में आके समझते हैं कि कैसे साइनैप्स जो है वो वर्क करता है हमारी बॉडी के अंदर। सबसे पहले जो है वो साइनैप्स की हमारे पास डेफिनेशन है। हम सबसे पहले इसकी जो है वो डेफिनेशन करेंगे कि क्या है साइनैप्स। तो हम कहते हैं कि साइनैप्स एक ऐसी स्पेस होती है जो कि नॉन साइटोप्लाज्मिक होती है, और हम ये भी कहते हैं कि ये जो है वो माइक्रोस्कोपिक गैप की तरह होती है। तो सबसे पहले हम इसको ये मेंशन करेंगे कि दीज आर माइक्रोस्कोपिक गैप्स, दीज आर माइक्रोस्कोपिक गैप्स बिटवीन डिफरेंट न्यूरॉन्स। जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं उनके दरमियान में जो गैप होते हैं, माइक्रोस्कोपिक गैप्स होते हैं, उनको हम कहते हैं, उस गैप को हम कहते हैं साइनैप्स। एंड दीज आर मोस्टली नॉन साइटोप्लाज्मिक। इनके दरमियान में साइटोप्लाज्म मौजूद नहीं होता। एक ओपन स्पेस होती है, एक खला होता है न्यूरॉन टू न्यूरॉन के दरमियान में, यानी इंटर न्यूरॉन्स के दरमियान में, जिसको हम कहते हैं साइनैप्स। अच्छा, साइनैप्स जो है वो वर्क कैसे करता है, तो हम कहेंगे कि अगर हम इसके वर्क को देखें तो सबसे पहले हम कहेंगे कि साइनैप्स इस तरह से वर्क करता है कि जो हमारे बॉडी के अंदर, यानी कि जो न्यूरॉन के डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सोन है या फिर जो उसका डेंड्रॉइट है, उसने क्या करना है कि एक मैसेज जो है वो एक्सोन से निकलेगा, और उस मैसेज ने कहाँ तक डिलीवर होना है, अप टू द डेंड्रॉइट। और फिर डेंड्रॉइट से नेक्स्ट फिर कहाँ पे जाना है, विद द अनदर एक्सोन। तो एक न्यूरॉन का एक्सोन दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रॉइट के साथ जिस कनेक्शन से जुड़ा हुआ होता है उसको हम कहते हैं साइनैप्स। किस तरह से साइनैप्स हमारी बॉडी के अंदर वर्क करता है, इसने वर्क करने के लिए डिफरेंट पाथवे बनाए हुए हैं। तो सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि क्या है। आपको पता है कि हमारे न्यूरॉन के अंदर एक्सोन्स भी होते हैं और डेंड्रॉइट्स भी होते हैं। अब होगा क्या, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारा एक न्यूरॉन है जिसके एक्सोन की एंडिंग ये है, मतलब जहाँ पे एक्सोन एंड हो रहा होता है ये वो वाला नोब है। तो जो हम साइनैप्स की बात करें तो ये जो नोब होगा इसको हम क्या कहेंगे, साइनेप्टिक नोब। ठीक है, ये एक नोब लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद जो इसकी मेम्ब्रेन होगी आउटर, यानी एक्सोन की जो मेम्ब्रेन होगी आउटर, उसको हम कहेंगे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और जो नेक्स्ट डेंड्रॉइट की मेम्ब्रेन होगी उसको हम कहेंगे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब अगर इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे हमारे पास कुछ वेसिकल्स मौजूद हैं।
और ये वेसिकल्स क्या कंटेन करते हैं? इन वेसिकल्स के अंदर मोस्टली होते हैं मैसेज को डिलीवर करने वाले केमिकल्स, जिनको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, वो हम नेक्स्ट देखेंगे। उसके बाद ये जो स्पेस आपको नज़र आ रही है जहाँ से प्री और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन एक दूसरे से सेपरेट हैं, इसको हम कहते हैं लेफ्ट, साइनेप्टिक लेफ्ट, यानी कि वो ओपन स्पेस, वो उभरा हुआ हिस्सा, वो खाली हिस्सा जो कि दो जो पॉइंट्स होते हैं, दो जंक्शंस होते हैं, उनके दरमियान में होता है। तो हम साइनैप्स को अनदर नेम भी दे सकते हैं, इंटर न्यूरॉन जंक्शन। हम इसको साइनैप्स भी कहते हैं और हम इसको इंटर न्यूरॉन जंक्शन भी कहते हैं। दोनों का मतलब एक है कि वो पॉइंट, वो खाली स्पेस जो कि दो न्यूरॉन्स के दरमियान में मौजूद है। अच्छा, अब ये जो नोब आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर कुछ माइटोकॉन्ड्रिया भी है जहाँ से जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, क्योंकि हम बात कर रहे होते हैं कि एक्शन पोटेंशियल यहाँ से प्रोड्यूस होगा, तो एक्शन पोटेंशियल के लिए हमेशा जो है वो एनर्जी भी यूज़ होगी आयंस को ट्रांसफ़र करने के लिए। अब सबसे पहले हम इसके जो स्टेप्स हैं उनको देख लेते हैं कि कितनी तरह के स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें स्टेप नंबर 1 की, ठीक है, जो हमारे पास स्टेप नंबर 1 होगा उसके अंदर क्या होगा प्रोसीजर, कि सबसे पहले जैसे ही इम्पल्स आएगी हमारे साइनेप्टिक नोब के पास, तो जो वेसिकल्स होंगे साइनेप्टिक नोब के अंदर वेसिकल्स होंगे, वो पहले इनएक्टिव स्टेट के अंदर होंगे, लेकिन जैसे ही इम्पल्स आएगी तो सबसे पहले आ गया हमारा वो पॉइंट जिसमें न्यूरॉन ने यानी कि एक्सोन ने क्या रिसीव किया है, इम्पल्स। अब ये इम्पल्स को रिसीव करने के बाद एक्टिवेट करता है, स्टेप नंबर 2 में हमारे पास एक्टिवेट होंगे वेसिकल्स। स्टेप नंबर 2 में जो अंदर वेसिकल्स मौजूद हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे, तो एक्टिवेट वेसिकल्स। उसके बाद स्टेप नंबर 3 के अंदर क्या होगा, वो वेसिकल्स जो कि हमारे एक्टिवेट हुए थे वो कोलाइड करेंगे विद द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले जो वेसिकल्स हैं वो क्रॉस करेंगे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन को। अच्छा, अब यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है, क्या वो इनके लिए यानी वेसिकल्स के लिए परमिएबल है? तो हम कहते हैं कि वो वेसिकल्स को अलाउ करती है, वो इनके लिए परमिएबल होती है, कि वो इनको अलाउ करेगी कि वो इसके थ्रू पास आउट जो है वो कर जाएं। उसके बाद स्टेप नंबर 4 में क्या होगा, वो वेसिकल्स जो निकले थे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से, वो कहाँ पे आ जाएंगे, वो आ जाएंगे इनसाइड द साइनेप्टिक लेफ्ट। यहाँ पे आने के बाद अब वो टकराएंगे किसके साथ, स्टेप नंबर 5 होगा पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास, मेम्ब्रेन के साथ। अब ये जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है, इसने इन वेसिकल्स को कैसे अलाउ करना है आना, ये जो यहाँ पे मेम्ब्रेन है इसके अंदर आयन चैनल्स मौजूद होते हैं और वो आयन चैनल्स अलाउ करते हैं कि ये वेसिकल्स उनके साथ आके टकराएं। तो ये जो डेंड्रॉइट है, यहाँ पे हम कहते हैं कि कुछ आयन चैनल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं जो इन न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स को अलाउ कर रहे होते हैं। तो जो वेसिकल्स की सिक्रीशंस हैं ऑटोमेटिकली वो क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि सिग्नल्स को सेंड करने के लिए बॉडी के अंदर यूज़ होते हैं। तो वेसिकल्स के अंदर ये पैक होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, जैसे ही उसको क्रॉस करेंगे एक्टिव स्टेट में आएंगे, आने के बाद ये रिसेप्टर यानी कि डेंड्रॉइट की मेम्ब्रेन से टकराएंगे और उसकी जो सिमिट्री होगी उसको चेंज कर देंगे और उसको जो है वो मैसेज देंगे, जो पीछे से मैसेज आ रहा था किसी भी इम्पल्स का, वो पेन का भी हो सकता है, टच का भी हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है, उसको आके मैसेज देंगे कि अब वो उस जो है हमारे पास मैसेज उसको इफेक्टर्स तक पहुंचाए, ताकि इफेक्टर्स जो है वो उसके अकॉर्डिंग अपना काम कंप्लीट कर सकें। अच्छा, अब यहाँ पे एक इम्पल्स से ये काम पूरा का पूरा 5 स्टेप कंप्लीट नहीं होते, इसके लिए मल्टीपल इम्पल्सेस की ज़रूरत होती है, 1 2 3 4 एट अ टाइम। काफ़ी ज़्यादा इम्पल्सेस अगर आती जाएंगी तो तब जाके एक मैसेज जो है वो नेक्स्ट जो हमारे पास न्यूरॉन होता है वहाँ तक डिलीवर होगा। इसके अलावा जो न्यूरोट्रांसमीटर्स की जो नेचर होती है, जो न्यूरोट्रांसमीटर की नेचर होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है, नेचर ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ये हमेशा न्यूरॉन
का जो नोब होता है उनके अंदर मौजूद होते हैं, यानी ये एसोसिएटेड होते हैं विद द सम न्यूरॉन। वो कोई भी न्यूरॉन हो सकता है बॉडी के किसी भी हिस्से में। तो जिस स्पेसिफिक नेचर का वो न्यूरॉन मैसेज कैरी करेगा उसी के अकॉर्डिंग उसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट जो न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल है वो है एसिटाइल कोलाइन। अब जो एसिटाइल कोलाइन मॉलिक्यूल है न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर ये केमिकल एक्ट करता है बॉडी में और ये प्रेजेंट होता है इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और ये क्या कंट्रोल करता है? ये कंट्रोल करता है एक्शन ऑफ मसल्स, यानी कि जितने भी हमारे स्मूथ मसल्स होते हैं उनकी मूवमेंट और एक्शन को ये कंट्रोल कर रहा होता है। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स यूज़ होते हैं बॉडी के अंदर, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास डोपामाइन है जो कि मेमोरी को कंट्रोल करता है, नोर एपिनेफ्राइन है जो कि ब्लड प्रेशर को इंक्रीज और मेंटेन करता है, एड्रीनलिन है जो कि बॉडी फाइट और फ्लाइट को, और सेरोटोनिन है जो कि मूड स्लीप को कंट्रोल करता है। तो ये डिफरेंट है कि कोई इनमें से एक्शन और मूवमेंट को, कोई फ्लाइट को, कोई जो है वो स्लीप मूवमेंट्स को, कोई ब्लड प्रेशर और ब्लड जो फ्लो होता है उसको, और कोई जो है वो मेमोरी को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो ये डिफरेंट है। मोस्ट कॉमन जो हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर मौजूद होता है वो है एसिटाइल कोलाइन। अब यहाँ पे दोबारा से एक छोटा सा मैंने डायग्राम बनाई है जिसके थ्रू देखेंगे कि किस तरह से काम हो रहा है। सबसे पहले ये जो आपके पास मेम्ब्रेन है जिसके साथ अंदर ये वेसिकल्स हमारे पास मौजूद हैं, इसको हम कहते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये हमारे पास आ गई वो वेसिकल जिसके अंदर केमिकल्स मौजूद हैं जैसे कि एसिटाइल कोलाइन। ये हमारे पास आ गया है साइनेप्स, और यानी कि वो ओपन लेफ्ट, और यहाँ पे आके हमारे पास आ गई पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो साइनेप्स बेसिकली हमें ये इंफॉर्मेशन दे रहा होता है कि किस तरह वन न्यूरॉन ने कनेक्ट होना है विद एन अदर न्यूरॉन, और यहाँ पे आके हमें ये भी पता चलता है कि ये जो कनेक्शन होता है न्यूरॉन टू न्यूरॉन, ये कोई स्ट्रेट कनेक्शन नहीं होता, स्ट्रेट लाइन में नहीं होता, बल्कि ये सम केमिकल्स के थ्रू होता है। और वो केमिकल्स पहले जो हम इनएक्टिव स्टेट में होंगे और उसके बाद ये एक्टिव हो जाएंगे। और कुछ प्रोटीन्स भी मौजूद होती हैं जो इनको एक्टिव करने के अंदर रोल प्ले करती हैं। जब ये आके यहाँ से प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से बाहर निकल के रिसेप्टर के पास आएंगे तो तब यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जो है वो एक्टिवेट होगा जो सम आयंस की मूवमेंट को कंट्रोल करेगा। और इसके ऊपर मैंने एक स्पेसिफिक लेक्चर पहले भी बनाया हुआ है जिसको हम कहते हैं नर्व इम्पल्स। तो यहाँ पे एक्चुअली नर्व इम्पल्स फिर इन जो हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स होंगे वो इस नर्व इम्पल्स को जनरेट करेंगे। यहाँ पे नर्व इम्पल्स यानी कि जो सोडियम होंगे उनको अंदर लेके आएगा और जो पोटाशियम है वो बाहर जाना शुरू होंगे। कुछ पोटाशियम बाहर जाना शुरू होंगे, अंदर मोर पॉजिटिव कंडीशन होगी और मैसेज जो है वो नेक्स्ट न्यूरॉन तक ट्रांसफर हो जाएगा। तो सबसे पहले एक्सोन, देन डेंड्रॉइट, और देन अनदर एक्सोन मैसेज वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। क्योंकि जब हम बात करते हैं न्यूरॉन की, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर भी मैंने एक वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। हम इस तरह का स्ट्रक्चर सेल बॉडी बनाते हैं और उसके बाद न्यूरॉन का एक्सोन बनाते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, सेल बॉडी, और उस सेल बॉडी से एक थ्रेड निकलता है जिसको हम कहते हैं एक्सोन, और इसके ऊपर भी कुछ फाइब्रस जो स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिनको हम कहते हैं डेंड्राइट। तो एक न्यूरॉन का एक्सोन, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट, फिर एक्सोन, फिर डेंड्राइट। तो ये एक्सोन डेंड्राइट एक्सोन का कनेक्शन होता है ADA, जो हम कहते हैं कि इस तरह से जो है वो अपने आप को फुलफिल कर रहा होता है इस नीड के लिए। अच्छा, जो हमारे पास टिप होती है डेंड्राइट की, यहाँ पे कुछ रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स भी मौजूद होते हैं जिनको हम कहते हैं ACH रिसेप्टर्स। यहाँ पे ACH रिसेप्टर्स होंगे और ACH रिसेप्टर्स का काम क्या होगा, आयंस को बैलेंस करना। तो आयंस कौन से होंगे, पोटाशियम एंड सोडियम आयंस, वही यानी कि ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर एक्शन पोटेंशियल यानी कि नर्व इम्पल्स। आई होप सो कि आपको ये टॉपिक जो है वो समझ आया होगा, क्योंकि इसको मैंने बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो इसके अलावा अगर कोई भी नेक्स्ट क्वेश्चन हो तो वो पूछा जा सकता है। थैंक यू सो मच।